सभी साथियों को नमस्कार। आज केंद्र सरकार का बजट भी आया है और बजट के बारे में तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमारे अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी जो सरकारी और निजी क्षेत्र में काम करते हैं वह लोग भी अपनी अपनी तरीके से बजट के बारे में सोच रहे हैं। 18 तारीख को मध्य प्रदेश सरकार का बजट आएगा। किसी भी राज्य सरकार का बजट केंद्र की दिशा केंद्र सरकार का बजट तय करता है। आज केंद्र सरकार के बजट ने ये दिशा तय कर दी कि सरकारों के पास काम करने वाले मेहनत कशों के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार ने बजट पेश करते हुए इस देश के सारे संसाधन चंद उद्योगपतियों को हवाले करने का रोड मैप देश के सामने रख दिया है। आज का बजट पूरी तरीके से मजदूरों का शोषण बढ़ाने वाला, सरकारी सेक्टर की नौकरियां खत्म करने वाला बजट है। उस बजट की जो भाषा है, उस बजट को पेश करने का जो तौर तरीका है और जो हाव भाव है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये भारत सरकार का बजट वित्त मंत्री ने पेश नहीं किया है। ये किसी कॉरपोरेट घराने के सीईओ ने इस बजट को पेश किया है, जिसने रेलवे से लेकर पूरे सार्वजनिक क्षेत्र को, पूरे देश के आर्थिक संसाधनों को उद्योगपतियों के लिए खोल दिया है। और इन क्षेत्रों में जो लोग काम करेंगे उन लोगों को, जिन्हें हम मेहनत कश कहते हैं, मजदूर कहते हैं, उनकी सुरक्षा और वेतन और पेंशन, ग्रेच्युटी वगैरह के जो प्रावधान थे, ये सरकार पहले ही श्रम कानूनों को खत्म करके 4 संहिता बनाकर कर चुकी है। यानी आज के इस बजट में उद्योगपतियों को सस्ते मजदूर उपलब्ध कराने की दिशा तय कर दी है। इसलिए ये बजट पूरी तरीके से मध्य प्रदेश सहित पूरे देश की जनता के, आम जनता के हितों के खिलाफ है, जिसमें न महंगाई पर कंट्रोल करने की कोई बात कही गई है, न रोजगार बढ़ाने की कोई बात की गई है, और न सरकारी सेक्टर को व्यवस्थित करने की कोई बात कही गई है। इसलिए इस बजट से ज्यादा उम्मीदें लगाना ठीक नहीं है। मीडिया भले ही कुछ भी बहस करे, क्योंकि मीडिया भी कॉरपोरेट घरानों का है, इसलिए वो अपने हिसाब से इस पर चर्चा कर रहा है। इसी आधार पर मध्य प्रदेश का बजट भी 18 फरवरी को आएगा, जिसमें भी यही सब कुछ विकास के बारे में एक कहा जाएगा, या ये कह सकते हैं कि जो केंद्र का बजट है उसी को संक्षिप्त रूप में पढ़ा जाएगा। तो फिर सरकार क्या करेगी? सरकार ने ये भी बताया है कि हम सिर्फ वसूली करेंगे, टैक्स वसूली करेंगे, और उस वसूली से जो पैसा आएगा वो विकास के नाम पर उद्योगपतियों को, निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को सौंपा जाएगा। यानी सरकार का काम सिर्फ टैक्स वसूली का बचा है इस देश के अंदर। बाकी जनता के लिए उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि 2047 तक इंतजार करें। 2047 में विकसित भारत बनेगा। वो विकसित भारत क्या होता है ये न आप जानते हैं न हम जानते हैं, लेकिन बात उन्होंने कह दी 2047 से पहले आप कुछ न मांगे और न कोई उम्मीद लगाएं। खैर, जो भी है, आज हम ये चर्चा इसलिए लाइव आए हैं कि 2 दिन पहले हम लोगों ने जूम बैठक की थी। वो जूम बैठक में हम लोगों ने कुछ निर्णय लिए हैं। एक निर्णय जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा है, वो निर्णय है कि 12 फरवरी को जो पूरे देश के अंदर मेहनत कशों की जो हड़ताल हो रही है, उस हड़ताल को भी हमारे संगठन ने, अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा ने समर्थन किया है। ये समर्थन करना इसलिए जरूरी था
कि पहली बार देश के अंदर उस अन्यायकारी, उस गुलामी वाली ठेका, आउटसोर्सिंग, अस्थायी प्रथा के मुद्दे इस हड़ताल में शामिल किए गए हैं। बड़े व्यापक स्तर पर सरकारी क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में ठेकाकरण हुआ है और उस ठेकाकरण में, उस आउटसोर्सिंग में जो काम करने वाले लोग हैं उनके कोई न तो नौकरी सुरक्षित है, न उन्हें कोई सम्मानजनक वेतन मिलता है। उल्टे सरकार ने श्रम कानूनों को खत्म करके न्यूनतम वेतन तय करने, कभी भी नौकरी से निकाल देने, काम के घंटे बढ़ाने जैसे अधिकार ठेकेदारों को, मालिकों को, कंपनियों को दे दिए हैं। इसलिए ये हड़ताल हो रही है। हम लोगों ने इस हड़ताल को समर्थन किया है और अपने संगठन के जरिए, हमारे संगठन के साथ जितने संगठन संबद्ध हैं उन सारे लोगों ने आपसी विचार विमर्श के बाद यह तय किया कि हम लोग 12 फरवरी को जिला मुख्यालय पर इकट्ठे होंगे। कलेक्ट्रेट के सामने जो प्रांगण होता है वहां पर सब इकट्ठे होंगे और हाथ में तिरंगा लेकर नौकरी में सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन की मांग करेंगे। इस तरीके से 12 फरवरी को आप सब लोग भी अपने अपने स्तर पर तैयारी करें। जो जिस विभाग में काम करता है, जिस तरीके का भी काम करता है, चाहे वो पंचायतों के चौकीदार, व्रत पंप ऑपरेटर हो, चाहे स्कूलों छात्रावासों के अंशकालीन कर्मचारी हो, चाहे दफ्तरों के कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे स्कूलों में पढ़ाने वाले व्यावसायिक शिक्षक हो, चाहे अतिथि शिक्षक हो, चाहे जिसी तरीके का भी अस्थायी कर्मचारी है, चाहे लोकल यूथ सर्वेयर हो, चाहे कोटवार हो, ये तमाम सारे लोग 12 फरवरी को कलेक्ट्रेट के सामने अपने अपने जिलों में इकट्ठे हों और नौकरी में सुरक्षा और न्यूनतम 26,000 रुपए की मांग करें और सरकार को प्रधानमंत्री के नाम, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्ट्रेट को सौंपें। ये हम लोगों ने 2 दिन पहले हुई गूगल मीटिंग में निर्णय किया है। हमें और इस हड़ताल को, इस संगठन के द्वारा लिए गए निर्णय को जिन संगठनों ने अभी तक समर्थन किया है उनमें लोकल यूथ सर्वे के जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं वीरेंद्र गोस्वामी, उन्होंने कहा है कि हम भी प्रदर्शन में शामिल रहेंगे। कोटवार संघ के अध्यक्ष हरवीर सिंह यादव जी, उन्होंने भी समर्थन किया है, वो इस प्रदर्शन में शामिल रहेंगे। हमारे पंचायत चौकीदार संघ के अध्यक्ष राजभवन रावत, उन्होंने भी समर्थन किया है। अंशकालीन कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष हैं उमाशंकर पाठक, मनोज जी के, उन्होंने भी समर्थन किया है। हमारे जो मनरेगा मैट के जो अध्यक्ष हैं झारिया जी, उन्होंने भी इस प्रदर्शन में शामिल होने की सहमति दी है। और भी कई संगठनों के लोगों से हमारी बात चल रही है और जो इस हड़ताल में हिस्सेदारी करने वाले हैं। हम इसका विस्तृत लिखित पत्र जो है अपने फेसबुक पेज पर जल्दी अपलोड कर देंगे और सब लोगों को जिलों में इसकी जिम्मेदारियां दे दी जाएंगी। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि 12 फरवरी की हड़ताल भले ही केंद्रीय श्रम संगठनों, केंद्रीय कर्मचारियों संगठनों के आह्वान पर हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर इस हड़ताल का असर व्यापक हमारे संगठन के द्वारा ही दिखाई देना चाहिए। आप लोगों को अपने इस 12 फरवरी के प्रदर्शन को इस कदर प्रभावशाली बनाना चाहिए कि सब तरफ नौकरियों में जो असुरक्षा और 2, 5, 7 हजार रुपए में काम कराने की जो परंपरा शुरू हुई है, हर व्यक्ति को ये बात पता चल जानी चाहिए। नारे लगाएं, रैलियां निकालें, धरने करें, प्रदर्शन करें और 12 फरवरी को सिर्फ और सिर्फ अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों की ही चर्चा मीडिया में, सोशल मीडिया में होनी चाहिए। जितने भी लोग इकट्ठे होते हैं, संगठित होते हैं, वो सब आज से ही, अभी से ही तैयारियां शुरू कर दें। पहली बार हर तरीके का मेहनत कश, चाहे सरकारी दफ्तरों में काम करता है, निजी क्षेत्र में काम करता है, सीमेंट प्लांट में काम करता है, पावर सेक्टर में काम करता है, वो सब मेहनत कश एक साथ आकर एक ही मांग कर रहा है कि नौकरियों में लागू इस ठेका प्रथा को, आउटसोर्सिंग को खत्म किया जाए। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये
आजादी के बाद की सबसे अन्यायकारी व्यवस्था है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ शोषण है। इसके भुगतभोगी आप लोग हैं। तो साथियों, आप संगठन के द्वारा लिए गए इस निर्णय को अपने अपने स्तर पर, व्यापक स्तर पर प्रचारित प्रसारित करेंगे। इसके लिए आप सब लोग, कंप्यूटर ऑपरेटर भी हमारे साथ बहुत बड़ी संख्या में हैं, सोशल मीडिया के अच्छे जानकार लोग भी हैं, वो आंदोलनात्मक वीडियो, पोस्टर बना बनाकर इसको प्रचारित करें। 12 फरवरी का ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा का ये जो आह्वान है वो व्यापक होना चाहिए। तो ये जो चर्चा थी ये मैं आप लोगों से करनी थी, वो ये है कि 12 फरवरी की हड़ताल में हम लोगों को अपने स्तर पर तैयारियां करनी है और अपनी ताकत का एहसास इस सरकार को कराना है। इससे सरकार के पास ये भी संदेश जाएगा कि जो मध्य प्रदेश का सरकारी सेक्टर का जो अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी है वो अकेला नहीं है, वो सबके साथ लड़ रहा है और वो सब लोग भी हमारी मांगों के साथ जुड़ेंगे, हमारी पीड़ा को वो उठाएंगे। तो साथियों, आप 12 फरवरी की तैयारी करें। दूसरा मुद्दा, अभी हमारे बहुत सारे साथी जो है 2 दिन से, जब से ये संविदा का सम्मेलन हुआ है तब से मुख्यमंत्री जी ने उसमें जो भाषण दिया उसके बाद में तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि भाई मुख्यमंत्री जी हम लोगों को क्यों नहीं बुलाते, संविदा को बुलाया, इससे पहले सचिवों को बुलाया था, इससे पहले राज्य कर्मचारियों को बुलाया था, वगैरह वगैरह वगैरह। भारतीय मजदूर संघ जो सरकार का संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, वो इस तरीके से ये आयोजन करवा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री जी आते हैं और भाषण दे जाते हैं। संविदा कर्मचारियों के लिए भी जो परसों सम्मेलन हुआ है उसमें संविदा कर्मचारियों को कुछ भी नहीं मिला। वो सारे लोग नाराज होकर गए। उन्होंने, वो सब हमसे भी संपर्क में है, उनके नेता लोग, उन्होंने जो हमको प्रतिक्रियाएं दी, जो कुछ बताया वो हमने अपने पेज पर शेयर भी किया है और हमने इसको नाम दिया है कि ये जो मुख्यमंत्री जी के सम्मेलन हो रहे हैं वो चंदा उगाऊ सम्मेलन है बीएमएस के लिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन आप यहाँ एक बात समझ लीजिए, ये जो संविदा कर्मचारी है, ये जो पंचायत सचिव है, ये वो कर्मचारी हैं जिनकी भर्तियां कांग्रेस सरकारों में हुई थी एक पॉलिसी बनाकर। पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी ये होती है कि हम इनको नौकरी दे रहे हैं और इस नौकरी में हम भले ही इनको कम पैसा दे रहे हैं, लेकिन ये जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ये काम करते रहेंगे। इसलिए आपने गौर किया हो कि मुख्यमंत्री जी सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों के सम्मेलन कर रहे हैं जिनकी नौकरी सुरक्षित है, जिनको ठीक ठाक पैसा मिलने लगा है, उन्हीं के सम्मेलन। और वो सारे कर्मचारी कांग्रेस के शासन में लगे थे, 2003 से पहले लगे हैं नौकरियों में। ये जो संविदा की पॉलिसी है वो भी दिग्विजय सिंह ही बना के गए, जिसपे भर्तियां हुई और जिसी पे भर्ती होती रही। ये जो पूरा खेल है और सरकार जिस तरीके से झूठ बोलती है, हमारा मुख्यमंत्री खुद झूठ बोलता है। आप मुख्यमंत्री का भाषण सुनिए और अखबारों में जो छपा है उसको पढ़िए, आपको स्पष्ट नजर आएगा। न तो अखबारों को छपा हुआ अलग है, मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं वो अलग है। मुख्यमंत्री जी ने क्या एक नारा पढ़ा था वहां मंच पर कि राष्ट्र हित में करेंगे काम, काम का लेंगे पूरा दाम। ये मुख्यमंत्री जी ने नारा पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा। ये नारा भारतीय मजदूर संघ का है। अब काम का पूरा दाम तो सभी मांग रहे हैं। पंचायतों के कर्मचारी, चतुर्श्रेणी कर्मचारी मांग रहा है, अंशकालीन मांग रहा है, आउटसोर्स कर्मचारी मांग रहा है, वन विभाग का सुरक्षा गार्ड मांग रहा है, निजी क्षेत्र का सीमेंट प्लांट के ठेका मजदूर मांग रहे हैं, उद्योगों के ठेका मजदूर मांग रहे हैं, पावर सेक्टर का ठेका मजदूर मांग रहा है, ऊर्जा विभाग का आउटसोर्स कर्मचारी मांग रहे हैं। सभी तो काम का सही दाम मांग रहे हैं। अब ये देना किसको है? ये देना तो मुख्यमंत्री को है। तो भाई आपको
ये नारा लगाते वक्त में के साथ ही ये घोषणा करना चाहिए थी कि इस मध्य प्रदेश में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन्हें सरकार के द्वारा जो तय न्यूनतम वेतन है वो मिलना चाहिए और हम देंगे। और मध्य प्रदेश सरकार का जो न्यूनतम वेतन है उसे केंद्र के समान करेंगे। जैसे सरकारी कर्मचारियों का वेतन डीए केंद्र के समान है, वैसे ही मध्य प्रदेश का न्यूनतम वेतन केंद्र के समान करेंगे। ये घोषणा मुख्यमंत्री जी को एक लाइन में करनी चाहिए थी संविदा के सम्मेलन में, लेकिन नहीं की। उन्होंने मजाक किया कि राष्ट्र इतने करेंगे काम कर लेंगे पूरा दाम। ये क्या था? ये मजाक ही था। नहीं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जहां भी काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, चाहे अस्पतालों में, ऊर्जा विभाग में, पंचायतों में, स्कूलों में, छात्रावासों में, दफ्तरों में, वल्लभ भवन में, सतपुड़ा में, जहां भी काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं? किसके हित में काम कर रहे हैं? सरकार के लिए काम कर रहे हैं, प्रदेश हित में काम कर रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं। तो भाई जब ये लोग पहले से ही देश हित में, प्रदेश हित में, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ भाषण देना नहीं होता है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अपने लोगों के साथ हो रहे अन्याय को खत्म करना, और ऐसी घोषणा उन्होंने अभी तक किसी भी कर्मचारियों के सम्मेलन में नहीं की है। इसी संविदा के सम्मेलन में मुख्यमंत्री जी ने एक बात और कही थी जिस पर गौर करिए। उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दिया और उसी भाषण के दौरान कहा संविदा कर्मचारियों से जो अलग अलग विभागों के थे, स्वास्थ्य विभाग के, ऊर्जा विभाग के, शिक्षा विभाग के, महिला बाल विकास विभाग के, जितने भी विभागों के संविदा कर्मचारी थे, उनसे कहा कि तुम लोग अपने अपने विभाग के पीएस से संपर्क करो, वो आपके जो मांगे हैं उनको पूरा करेंगे। ये मुख्यमंत्री के शब्द हैं। मुख्यमंत्री कह रहा है इन संविदा कर्मचारियों के नेताओं से, भाषण में कह रहे हैं कि आप अपने अपने विभाग के पीएस से मिलो। तो भाई पीएस से मिलना है तो फिर आपको क्यों बुलाया? और भाई ये जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार का वित्त विभाग, सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग एक आदेश का निकाल दे कि भाई जितने भी संविदा कर्मचारी है उनको जो सुविधाएं मिलेंगे वो सारे विभाग देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कितने शर्म की बात है कि मुख्यमंत्री कह रहा है कि अपने अपने विभाग के पीएस से मिलिए, और वो सरकार कह रही है, जो सरकार कहती है कि नारे देती है एक राष्ट्र एक चुनाव। क्या मतलब है? मतलब सब कुछ एक जैसा होना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में एक जैसा नहीं होना चाहिए। यह सब टुकड़े टुकड़ों में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? तो ये सरकार की एक साजिश है, और झूठ इस कदर संख्या में भी झूठ बोलते हैं। यह छपाया गया कि मध्य प्रदेश में 2.5 लाख संविदा कर्मचारी हैं। क्यों छपाया गया? जिससे कि जनता में ये मैसेज जाए कि सरकार ने 2.5 लाख लोगों की बल्ले बल्ले कर दी, जबकि मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों की संख्या कितनी है कुल? मैंने अपने पेज पर डाला है। एग्जैक्ट संख्या मध्य प्रदेश में 50 और 55 के बीच में है। तो छब्बा कितने जा रहा है? 2.5 लाख। मतलब इन्होंने संविदा की नौकरी भी ढंग से नहीं दी है। क्यों नहीं दी है? क्योंकि उसमें पॉलिसी बनी हुई है, उसमें नौकरी में सुरक्षा है, वेतन भले ही कम मिलता हो नियमित कर्मचारी की अपेक्षा। तो बोले झूठ पे ये सरकार चल रही है। अब आप जो कांग्रेस के समय जिनको नौकरी मिली उनके तो सम्मेलन कर रहे हैं, उनको तो भाषण सुना रहे हैं। आपने 22 साल में जिन लोगों को नौकरी दी है उनसे क्या दुश्मनी है? क्या वो विदेशी है? पाकिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए, नेपाल से आए, कहां से आए? उन लोगों से क्यों बात नहीं करते? आपने कौन सी नौकरी दी भाई? आपने नौकरी दी अतिथि शिक्षक की। तो भाई अतिथि शिक्षक को बुलाइए, उनसे कहिए कि भाई हम तुमको नियमित करते हैं, हम तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाते हैं। ये तो आप ही ने नौकरी दी थी ना। आप कांग्रेस की दी हुई नौकरी की क्यों चिंता कर रहे हैं? आप अपनी दी हुई नौकरी की चिंता करो ना, कि आपने जो नौकरी दी है उस नौकरी में क्या है। आप अतिथि शिक्षकों को बुलाओ, और बुलाते हैं तो उनसे भी झूठ बोला चुनाव से पहले। आप आउटसोर्स कर्मचारियों को बुलाओ जिनको आपने नौकरी दी है, ये आपने भर्तियां की है सरकारी दफ्तर में, उनको बुलाइए, उनसे पूछिए कि आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है क्या।
आप ठीक तो हैं, ये तो आप ही के लोग हैं ना, आपने उनको नौकरी दी है। आप बुलाइए स्कूलों छात्रावास के अंशकालीन अस्थायी कर्मचारियों को, ये नौकरियां आपने दी हैं। आप बुलाइए पंचायतों के चौकीदार, बर्थ पंप ऑपरेटर को, ये नौकरियां आपने दी हैं। आप बुलाइए ऊर्जा विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों को, जो नौकरियां तो आपने दी हैं, कांग्रेस ने तो नहीं दी है। अगर ये कांग्रेस ने दी होती नौकरियां और फिर आप अन्याय कर रहे हो तो समझ में आता कि ये कांग्रेस ने नौकरियां दी इसलिए अन्याय हो रहा। तो आपने कांग्रेस द्वारा दी गई नौकरियों में तो आपने जो है लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन आपने जिन लोगों को नौकरी दी उनसे आप बात करना भी जरूरी नहीं समझ रहे, उनकी मांग पत्र पढ़ना जरूरी नहीं समझ रहे, उनको वो जिंदा रह सके इतना वेतन देना जरूरी नहीं समझ रहे। तो ये जो पूरा खेल है, इस खेल को भी आपको समझना है और इसका जवाब देना है। और वो भारतीय मजदूर संघ जो अपने आप को श्रमिक कर्मचारी हितैषी बताता है, उसको उन्होंने ये तमाम सारे जिनके हम कर्मचारियों के नाम दिए हैं, अब उनके संगठन तो बनवाए, लेकिन उनको एक आवेदन तक लिखना नहीं सिखाया और उनको कभी सरकार से 2 पैसे की राहत नहीं दिलाई। जो न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ है वो भी हमारे संगठन के संघर्ष के कारण ही रिवाइज हुआ है। और हम लोगों ने, चूंकि तब हमारा कोई इतना आप लोगों से संवाद नहीं था, 2019 में कमलनाथ जी की सरकार थी, तब हमने इसकी अनुशंसाएं करवाई थी न्यूनतम वेतन रिवाइज करने की, वो अभी लागू हुई थी। आपने तो, इस सरकार ने तो न्यूनतम वेतन रिवाइज की प्रक्रिया को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया, जो 24 में कायदे से हो जानी चाहिए थी। लेकिन बीएमएस ने कभी इस बात को नहीं उठाया, कभी सरकार से नहीं कहा, क्यों नहीं कहा भाई। लेकिन बीएमएस को जो है सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री से अपनी पीठ थपथपानी है, जो संविधान सम्मेलन में थपवाई थी। वहां पर जो विवाद चल रहा है, बीएमएस में भी विवाद शुरू हो गया है कि अभी श्रम कल्याण मंडल का, असंगठित कर्मकार मंडल का, कर्मचारी कल्याण आयोग का, कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष बने जाने हैं, नियुक्तियां होनी है। कौन नियुक्ति आए, किसकी नियुक्ति हो, किसको बनाया जाए, इसको लेकर बीएमएस के अंदर भी जूतम प्रचार हो रही है। अभी जो कुलदीप सिंह गुर्जर जी हैं, जो काफी सक्रिय है, जिन्होंने तो इस तरीके के सम्मेलन करके भयंकर चंदा वसूली का अभियान शुरू कर दिया है। काय के लिए? मंत्री जो नियुक्ति करेंगे उनको खुश करने के लिए पैसा चाहिए, करोड़ों रुपए की वसूली हो रही है, करोड़ों रुपए की। हमारे पास तो सारे सम्मेलनों के चंदे के आंकड़े आए, लोगों ने भेजे, हमने डाले भी है कुछ। ये जो पीड़ित प्रताड़ित लोग हैं बेचारे, जिनके साथ पहले से ही सरकार अन्याय कर रही है, और उनके साथ अगर संगठन और संगठनों के नेता भी अन्याय करना शुरू कर दें तो वो जाए कहां? ये एक बड़ा संकट है, बड़ा समस्या है। खैर, ये सारी चीजें होंगी, क्योंकि जो सरकार मध्य प्रदेश में है वो हमारी और आपकी सरकार नहीं है, ये पूरी तरीके से चंद लोगों की सरकार है। अगर मुख्यमंत्री जी सबके लिए काम करते तो जो मुलाकातें हो रही हैं उनसे कर्मचारी संगठनों की, वो सारे संगठनों के लोगों की होती, चाहे वो किसी भी विचारधारा से का व्यक्ति उस संगठन को चलाता है, उन्हें बुलाना चाहिए था। लेकिन नहीं, वो बीजेपी के ही समर्थित लोगों को बुला रहे हैं। इससे स्पष्ट पक्षपात झलकता है, स्पष्ट रूप से। ये सरकार सबकी नहीं है, सिर्फ बीजेपी की है, बीजेपी के लोगों की है, बीजेपी के लोगों के लिए काम कर रही है। लेकिन उन बीजेपी के लोगों के लिए भी काम नहीं कर रही है जो आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी हैं, बीजेपी के को वोट देते हैं, उनके लिए भी काम नहीं कर रही है। तो साथियों, ये जो पूरा संविदा सम्मेलन हुआ, आगे एक रोजगार सहायकों का भी सम्मेलन होने वाला है, पंचायत सचिवों का सम्मेलन, सबकी ये हकीकत है। किसी को कुछ नहीं देने वाले, ये दे सकते हैं, ये सिर्फ अपना पेट भर सकते हैं, जो भर रहा है वो आपसे भी चंदा लेंगे, सरकार से खजाने से भी पैसा लेंगे। तो ये एक थी जिसपे हमारे लोग जानना चाह रहे थे कि ये संविदा सम्मेलन हुआ, हमारा सम्मेलन कब होगा। तो ये तो सरकार को सोचना है कि भाई जिनको इस सरकार ने नौकरी दी है, और कितने दुर्भाग्य की बात है कि 22 साल में इस बीजेपी की सरकार को मध्य प्रदेश में होता है, ये चपरासी की नौकरी नहीं दी। जो नौकरियां दी हैं वो नौकरियां हमने बता दी, ये नौकरियां हैं। कोई भी संवेदनशील सरकार ऐसी नौकरियां तो नहीं देती है। पूरा सरकारी सेक्टर तहस नहस कर दिया गया है, अस्त व्यस्त कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है।
बताइए, जब सरकारी सेक्टर खत्म हो जाएगा तब हमारी आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी, कहां जाएंगी? उनके सामने भी किसी भी ठेकेदार के यहाँ दिहाड़ी पर काम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए हमारा जो संघर्ष है, हमारा जो संगठन है, वो सरकारी सेक्टर को बचाने, नौकरी के रास्ते खुलवाने का संघर्ष भी है। 12 फरवरी को आप लोगों को इस संघर्ष को और ताकतवर संघर्ष में तब्दील करना है, वो दिखाई देना चाहिए। तीसरा, डिजिटल क्रांति। हम लोगों ने हर तरीके से सरकार तक अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं। हम हर तरह से सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं और बनाना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने एक डिजिटल क्रांति अभियान शुरू किया, जिसके तहत हम लोगों ने एक पोर्टल बनाया और एक सदस्यता अभियान शुरू किया है। अभी तक 4500 के करीब हमारे सदस्य बन चुके हैं। आप इस डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाएं और सदस्य बने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सदस्यता अभियान से जोड़ें। ये हमने इसलिए बनाया है कि इसके पीछे हमारे 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जब हमारे पास अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी जो सरकारी और निजी क्षेत्र के ठेका श्रमिक भी है, उनका एक संगठित ताकत हमारे सामने आएगी, तब वो जानकारी सरकार के पास भी होगी और सरकार को भी लगेगा कि यार ये लोग तो सोशल मीडिया के जरिए भी इस तकनीक का इस्तेमाल करके भी संगठित हो रहे हैं और ये आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी तरीके का निर्णय लेके हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हम सरकार को ये एहसास कराने के लिए कि हम लोग कम वेतन मिलता है, हम लोग असुरक्षित हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी हम बेवकूफ नहीं है, हम तुमसे लड़ेंगे हर तरीके से। सड़क पर भी लड़ेंगे, सोशल मीडिया पर भी लड़ेंगे और लड़ने के जो रास्ते हैं उस हर रास्ते पर चलकर लड़ेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने एक सदस्यता अभियान शुरू किया है। आप उस सदस्यता अभियान को बहुत गंभीरता से लें। वो आने वाले दिनों में हमारे 2-3 काम आएगा। जो हमारे पास पूरा डाटा इकट्ठा होगा, उस आधार पर हम जैसा पहले कह चुके हैं कि हम लोग एक माननीय न्यायालय में एक PIL लगाने वाले हैं। PIL जिन लोगों के बिहाफ पर लगानी है, तो उसका एक हमारे पास आंकड़ा होना चाहिए। और ये आंकड़ा जो हम इकट्ठा कर रहे हैं कि कितने सदस्य हैं और इन सदस्यों के साथ कितना वोटर जुड़ा हुआ है, कितना, वो सारा आंकड़ा, हम किस विभाग में काम करते हैं, किस ठेका कंपनी में काम करते हैं, किस तरीके का काम करते हैं, ये सारी चीजें हमारे पास होंगी। तो इस सदस्यता के आधार के बिहाफ पर हम हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल करेंगे। अब PIL मैं यहाँ से बस में बैठ के जाऊंगा जबलपुर और जाके लगाया आऊंगा, तो ऐसे तो PIL नहीं लगती है। हम इस पूरे मूवमेंट को बहुत गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं। हमें PIL लगाने में भी कुछ लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। हमने माननीय कमलनाथ जी से चर्चा की है, क्योंकि सारे वकील, बड़े बड़े वकील उनके परिचित भी है, उनकी बात मानते भी हैं। तो हम इस PIL वाले मुद्दे पर माननीय कमलनाथ जी की मदद लेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि ये जो लाखों लोगों के भविष्य को असुरक्षित किया गया है, जो भुखमरी के वेतन में काम कर रहे हैं, हम माननीय न्यायालय के जरिए सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि भाई इस तरीके की नौकरियां देने का अधिकार आपको किसने दिया और इसमें आप हमारी मदद कीजिए। हमें ऐसे 2-4 वकीलों से आप कहिए जो हमारा इस PIL में सहयोग करें। बगैर किसी बड़े नेता की मदद के PIL लगाई तो जा सकती है, लेकिन वो PIL चर्चा का विषय नहीं बन पाएगी और सरकार पर दबाव नहीं बनेगा। तो हम इसी फरवरी के महीने में दिल्ली जाकर माननीय कमलनाथ जी से हमारा संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा, उनसे बात करेगा, उन्हें पूरा मुद्दा समझाएगा और हम इस PIL लगाने वाले मामले में उनकी मदद लेंगे और वो हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि कमलनाथ जी एक ऐसे नेता हैं जो वर्किंग क्लास के प्रति उनकी संवेदनशीलता जब मुख्यमंत्री थे तब भी दिखाई दी, जब नहीं थे तब भी वो संवेदनशील रहते थे और आज भी वो संवेदनशील है। उन्हें कई बार आपको इसमें पत्र भी लिखे हैं, सरकार से भी बात की। तो PIL के काम आएगी एक तो सदस्यता अभियान। दूसरा,
हम इस मध्य प्रदेश सरकार से ये कहेंगे कि हमारा संगठन है जिसकी इतनी सदस्यता है, जो इतने लोगों से जुड़ा हुआ संगठन है, आप हमारे संगठन को मान्यता दीजिए और हमारे संगठन के जो पदाधिकारी है उनको रिकॉग्नाइजेशन दीजिए, जिससे वो अपने मुद्दे शासन प्रशासन तक पहुंचा सके, उनको भी जिससे कि वो अपने लोगों का अपने अपने जिलों में ब्लॉक में हित कर सके। तो हम एक शासन से एक मान्यता के लिए भी एक आवेदन करेंगे जिसमें ये सूची काम आएगी। और तीसरा, हम लोग मध्य प्रदेश के श्रमायुक्त को भी एक आवेदन करेंगे कि मध्य प्रदेश में कोई राज्य स्तरीय ट्रेड यूनियन नहीं है, हमारे साथ में इतना कर्मचारी जुड़ा हुआ है जो अलग अलग कंपनियों के अधीन काम करता है, हमें एक राज्य स्तरीय ट्रेड यूनियन की मान्यता दीजिए, जिससे हमारा जो संगठन के पदाधिकारी है, हमारे संगठन के जो नेता हैं, वो और भी उत्साह के साथ, तन्मयता के साथ इस कामगार कर्मचारी वर्ग के मुद्दों को हल कराने में, उठाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। तो इसलिए तीसरा, जो डिजिटल क्रांति जो हम लोगों ने अभियान शुरू किया है, सदस्यता अभियान पोर्टल है, उसकी लिंक आप लोगों तक है, हमारे पेज पे भी वो लिंक उपलब्ध है, इस लाइव चर्चा के कमेंट बॉक्स में भी लिंक रहेगी। आप अधिक से अधिक सदस्य बनाएं, ये ही आपके भविष्य को सुरक्षित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका इस सदस्यता अभियान की रहने वाली है। चौथा, हम लोगों ने 1 फरवरी को भोपाल में एक आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रदर्शन का घोषणा की थी कुछ दिन पहले। जनवरी में हमारी जो बैठक हुई थी, उस बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया था कि 5 जनवरी को हम विकास भवन का घेराव करेंगे, 19 जनवरी को डीपीआई का और 1 फरवरी को आउटसोर्स कर्मचारी सीएम हाउस का प्रदर्शन करेंगे। चूंकि किसी कारणवश और विधानसभा के सत्र की तारीख तय हो चुकी थी कि 16 फरवरी से शुरू हो रहा है, इसलिए 1 फरवरी का जो सीएम हाउस प्रदर्शन का जो था उसको आगे बढ़ाया गया है। ये सब सम्मति से निर्णय हुआ और उसको हम लोगों ने चर्चा भी की कि 15 फरवरी को हम लोग करेंगे। अब चूंकि 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है, कोई 15 फरवरी का संडे है और अपन कोई कार्यक्रम संडे को ही करते हैं आउटसोर्स कर्मचारियों का, तो 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन किसी तरीके का प्रदर्शन संभव नहीं है। तो इसलिए इसको भी आगे बढ़ाने की सहमति हमारी जूम मीटिंग में बन चुकी है कि इसे भी आगे बढ़ाया जाए। तो अब ये प्रदर्शन हमारा मार्च में जाएगा। मार्च में कब करेंगे ये भी तारीख अगली बार जब हम फेसबुक लाइव में मिलेंगे तो आपको बता दी जाएगी। आज हम इसलिए भी नहीं, अभी हम लोगों ने उस तारीख के बारे में इसलिए भी चर्चा नहीं की कि अभी हमारा फोकस 12 फरवरी के जिला मुख्यालयों को होने वाले प्रदर्शनों पर है और 12 फरवरी के प्रदर्शनों के बाद हम आउटसोर्स कर्मचारी जो मुख्यमंत्री निवास पर प्रदर्शन जो 1 फरवरी को होना था वो मार्च में हम किसी भी दिन करेंगे और करेंगे निश्चित रूप से। ये तय है, ये फाइनल है, क्योंकि अस्थायी कर्मचारियों के 2 प्रदर्शन हो चुके हैं, आउटसोर्स कर्मचारियों का 1 प्रदर्शन भोपाल में होना है, तो वो मार्च में करेंगे। अब विधानसभा सत्र के दौरान इसलिए भी संभव नहीं हो पा रहा कि त्योहार का समय है, शादी ब्याह का भी समय है और विधानसभा शायद फरवरी लास्ट तक या मार्च के पहले सप्ताह तक चल रही है, तो 4 मार्च की होली भी है, तो विधानसभा सत्र शुरू होता है तब प्रदर्शन ठीक रहता है या विधानसभा सत्र जब अंतिम दौर में होता है तब ठीक रहता है, तो उस समय होली आ रही है, महाशिवरात्रि भी है, तो इसलिए इस विधानसभा सत्र के दौरान तो प्रदर्शन हो नहीं सकता, इसलिए मार्च में कोई तारीख हम लोग तय करेंगे। और आप लेकिन तैयारी अपने मानसिक रूप से तैयार रहें कि भोपाल में एक प्रदर्शन होना है, मार्च के महीने में बड़े स्तर का प्रदर्शन होना है, सीएम हाउस मुख्यमंत्री निवास पर प्रदर्शन होना है, हम लोग पॉलिटेक्निक चौराहे पर विवेकानंद जी की प्रतिमा पर खड़े होंगे और वहीं हम लोग नारेबाजी करेंगे, इस विनाशकारी कल्चर को समाप्त कराने के लिए इंकलाब जिंदाबाद करेंगे। तो साथियों, ये आज की चर्चा है जो हमने आपसे की है। हमें उम्मीद है कि आप जो हमने आपसे आज बातचीत की है, इस बातचीत की गंभीरता को समझेंगे और जो हम लोगों ने जो कार्यक्रम तय किए उस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम समझकर
प्रभावशाली बनाने की दिशा में काम करेंगे। आप सब लोग फेसबुक लाइव से जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत आभार। इस चर्चा को जितने लोग अभी सुन रहे हैं, जुड़े हुए हैं, वो सब फटाफट इसको शेयर कर दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चर्चा पहुंचे और ये आंदोलन से अधिक लोग जुड़े। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग तो कम से कम इसको जैसे ही लाइव खत्म होगा वैसे इस चर्चा को शेयर करना शुरू कर देंगे। धन्यवाद।